नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। डिस्टर्ब एरिया बिल, जिसको लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता कहती है व्यवस्था जरूरी है, विपक्ष कहता है समाज को बांटने की साजिश है। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाया कि यह बिल बहुसंख्यक वोटों के लिए है। तो सरकार का जवाब है कानून को और मजबूत बनाएगा ये बिल। राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त बहस हुई, सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हुए और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिल सच में शांति लाएगा या फिर विवाद पैदा करेगा। राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया बिल बनाम कानून को लेकर के जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, आज बहस इसी पर। एरिया कौन सा होगा, एक समुदाय विशेष कौन सा है जिसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर आज चर्चा है जो राजस्थान के लिए आवश्यक था। अभी मैं बार बार उसी को देख रहा था, मन मेरा वहां था, मैं यहाँ था, लेकिन अभी वो बिल पास हुआ है तो मैंने वो बंद करके मेरे सामने। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। जयपाल सिंह मांडोता जी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के साथ में ही चर्चा का आगाज करूंगी। ठीक है, आप लोगों ने अपनी मंशा पूरी तरह से साफ की है कि यह बिल जो है वो शांति लेकर के आएगा, कानून को और मजबूत करेगा। लेकिन ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि इस बिल से अशांति फैलेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो एक ही स्टैंड है कि वो हर बात का विरोध करना है। उनको कोई भी बिल आया, आज तक 2 साल के यदि हम कार्यकाल में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर चीज़ का विरोध किया है। वो एक सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। आज का बिल भी इसी बात को संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी जो जिस प्रकार से विरोध दर्ज कर रही है और जिस प्रकार का सदन में उनका व्यवहार देखा गया, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन विषय ये नहीं कि विषय है सरकार कमिटेड है कि देखिए, राजस्थान के अनेकों जगह पर देखा गया जहां पर डिस्टर्ब एरिया मीन ऐसी जनसंख्या का असंतुलन कि जहां पर आप देखिए, आप सरकार और शासन प्रशासन हम भी देखते आए हैं कि कई जगह ऐसा असंतुलन पैदा हो गया कि एक ही वर्ग के लोग रह रहे हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। अब वहां पर आप जयपुर का यदि इसका उदाहरण लेंगे तो बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा है, सिटी छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा है। अब एक मकान वो सस्ते में खरीद रहे हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि दबाव बनाकर, प्रेशर बना के और उन्होंने औने पौने दामों में बहुत ही मिनिमाइज रेट में वो मकान खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो, हम लोग सब साथ में रहे, किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं हो, जनसंख्या की समानता रहे। अब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन तर्क वो जो दे रहे हैं कि आप अशांत करना चाहते हैं। आप देखिए, आपके शासनकाल के दौरान ये चीजें हुई है। आज हमने जो वार्डों का डिलिमिटेशन किया ना, वो किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं किया जो आपने जैसा किया था। हमने एक डिलिमिटेशन किया। आज उन्हीं बातों को मिटिगेट करते हैं कि जनसंख्या समान रूप से किसी प्रकार का असंतुलन नहीं हो और जैसा डिस्टर्ब एरिया है इस बिल को। ठीक है जयपाल जी, सेकंड राउंड में ये भी जानेंगे कि अचानक से इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इतने लंबे वक्त से आप लोग इस बिल को लेकर के नहीं आए, पहले भी आप लोगों की सरकार थी, लेकिन अचानक से जरूरत क्यों पड़ती है? अचानक से ऐसा क्या हो जाता है? अचानक से ये जनसंख्या संतुलन की बात कहां से आती है और ऐसे में क्या कुछ फायदा होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सरकार का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। जयपाल जी कह रहे हैं कि भाई शांति आएगी और ऐसे में आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अशांति की बात करें जब कह रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा। जिस तरह से इन्होंने जयपुर का ही उदाहरण किया कि जयपुर के कुछ इलाकों में पलायन भी बढ़ा है और ऐसे में यदि यह बिल कानून का रूप अख्तियार करता है तो जाहिर सी बात है कि पलायन रुकेगा, शांति भी होगी, तो गंगा जमुनी तहजीब की जो तस्वीर है वो और ज्यादा मजबूत होगी। ये बीजेपी का कहना है। पौरुष जी,
देखिए नुपुर जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आपदा में अवसर ढूंढने का जो एक प्रधानमंत्री जी का एक फेमस डायलॉग है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उससे प्रेरित है। आप देखिए इनका मोडस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सदन में या फिर सड़क पर महंगाई जैसे मुद्दों पे, पंचायती राज चुनाव जैसे मुद्दों पे, स्थानीय निकाय जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, ऐसा ही बढ़ती के मुद्दे पे, फिर अन्य किसी मुद्दे पे जब जब ये लोग गिरते हैं तो ये पहले सदन में एक ऐसा बिल रख देते हैं कि भाई अगर इनको लगता है कि भाई सदन जो है सही तरीके से चल रहा है या तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको इस बिल पे चर्चा करवा करके जो हमारी जो बदनामी पूरे सदन में हुई, हमारी विफलता पे जो चर्चा हुई, उस पे से हम जनता का ध्यान भटका देंगे। आपको ध्यान होगा कि जब पिछले का जो हमारे बजट सत्र था पिछले साल का, उसमें इन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून जो है वो इन्होंने पेश कर दिया सदन के अंदर। उसके बाद में उस पर जो उस समय जो वित्त पे चर्चा हुई, वित्त विधेयक पर चर्चा हुई, कोई ऐसी न्यूसेंस सरकार की तरफ से भी क्रिएट हुई, विपक्ष ने भी सार्थक चर्चा करी, तो उस पर इन्होंने जो है उस बिल पे इन्होंने मतदान नहीं करवाया। उसके बाद में जब दूसरी बार जब मानसून सत्र आया, उस समय ऐसा ही बढ़ती पे जब सरकार आप तो अभी डिस्टर्ब एरिया बिल पे बात कीजिए ना। डिस्टर्ब एरिया बिल पे ये कहा जा रहा है कि कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सरकार का कहना है, शांति आएगी, पलायन रुकेगा। आप डिस्टर्ब एरिया बिल की बात कीजिए पौरुष जी। नुपुर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे 2 मिनट के लिए निर्बाध रूप से बोलने दें, आपके हर सवाल का जवाब आएगा। दर्शकों तक भूमिका भी जाने दीजिए कि सरकार, आपने इनसे पूछा कि भाई ये सरकार क्यों बिल लेकर आई, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं ना, सरकार इसलिए बिल लेकर के आ रही है ताकि अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाया जा सके। अब मैं आज मुद्दे पे आता हूं। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि सरकार क्या अपनी विफलता, अपनी नाकामी छुपाने का ठीकरा आम जनता को छोड़ेगी? आपको ध्यान होगा नुपुर जी कि ये लोग इसमें ये प्रावधान करके आए कि भाई सरकार जो है जिस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देगी, वहां पर जो है दूसरे समुदाय का व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो नंबर 1 बात तो ये हो गई कि भाई आप जो वहां पे आप उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया बिल घोषित करते ही उस इलाके के प्रॉपर्टी के दाम आपने गिरा दिए। दूसरा ये करा कि भाई वहां पे दंगा होने की क्षेत्र की सूरत में सब सरकार उसको घोषित करेगी, तो वहां से जो वर्ग है उसको बेच कर ही जा पाएगा। आप मुझे इस बात को बता दीजिए नुपुर जी कि अगर मैं इस बार भाजपा के आरोपों को सही मान लेता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं कैसे एरिया में फंस गया कि जहां पर मैं बहुत संकट में हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, इसी जगह सरकार का फर्ज ये बनता है कि सरकार मुझे सुरक्षा दे। आप अपना ऑडियो कनेक्शन भी ठीक कीजिए, तब तक हेमंत जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। हेमंत जी, आप बताइए, जहां पर सरकार कह रही है कि इस बिल के फायदे ही फायदे हैं, तो वही विपक्ष को लगता है साजिश है, क्या कुछ हकीकत की तस्वीर है? देखिए नुपुर जी, डिस्टर्ब एरिया बिल किसी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। सरकार की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। ये केवल उन दंगाइयों के खिलाफ है, उपद्रवियों के खिलाफ है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो डिस्टर्ब एरिया बनाने का काम करते हैं। और आप देखिए ना कि ये जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, इसके नेता क्या करते हैं। आप अशोक गहलोत का शासनकाल याद करिए, क्योंकि मैं इस प्रसंग को इसलिए छेड़ रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं ना गोविंद सिंह डोटासरा कि हमारी सरकार आई तो इस बिल को वापस ले लेंगे, इस बिल को खत्म कर देंगे। अरे भाई, अशोक गहलोत के शासनकाल में रोजा इफ्तार पार्टी रखी जाती थी। आज तक राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में होली खेली, जमकर आम जनता के लिए होली खेली, आम जनता के लिए दरबार खोल दिया और जमकर होली खेली। ऐसा पहली बार हुआ। अरे अशोक गहलोत के शासनकाल में रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाया करते थे अशोक गहलोत की सरकार, और मुस्लिम धार्मिक जो जुलूस निकलते थे उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती थी। और एक बार तो एक ऐसा ऑर्डर वायरल हुआ कि ईद के मौके पर, रमजान के मौके पर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए, ये ऑर्डर इस तरह के जारी हुआ करते थे अशोक गहलोत शासनकाल में। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो काम करते हैं ना अशोक गहलोत और ये कांग्रेस के लोग करते हैं ना, हिंदू में तुष्टीकरण के काम बीजेपी नहीं करती। बीजेपी सबके साथ, सबका विकास, सबको आगे रखे और सबको सारी समस्याओं का निदान सबके लिए होना चाहिए, वो काम बीजेपी करती है। किसी भी योजना में मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, दवाओं की कोई योजना हो, किसी में मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन जब डिस्टर्ब एरिया, अरे आप जयपुर में देख लीजिए, टोंक के पास देख लीजिए, है लोग परेशान है। क्या लोगों की परेशानी कांग्रेस को नजर नहीं आती? नहीं आएगी, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण इनका पेटेंट है। आजादी के बाद आज तक ये मुस्लिमों का दुरुपयोग करते रहे, तुष्टीकरण करते रहे, लेकिन मुस्लिमों का विकास के नाम पर इनका कोई ध्यान इस पार्टी का नहीं गया। ठीक है मांडूता जी, आप एक बात बताइए, जब इस बिल की बात हो रही है, लगातार राजस्थान में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती आई है और वो तस्वीरें भी हमने देखी है, लेकिन जो विपक्ष को आशंका है, आप इस आशंका को दूर कैसे करेंगे कि वाकई में गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर को इस बिल के जरिए किसी भी तरह से कोई नुकसान, कोई खरोच तक नहीं आएगी?
मैं नूपुर जी आपसे निवेदन करना चाहूँ कि ये इसीलिए लाया गया है कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द रूप से रहे। कुछ एरियाज है जहां पर आज जिस आपका पलायन माइग्रेशन हुआ है ये सबके सामने है, वो माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। वो माइग्रेशन के कारण क्या है? देखिए, इसमें किसी भी प्रॉपर्टी के खरीदने पे बेचने पे कोई रोक नहीं है। अब इसके अंदर कोई भी खरीद या बेचान कर रहा है तो कलेक्टर से उसकी अनुमति लेनी है और उसमें एफिडेविट ये देना है कि ये किसी भी प्रलोभन में, किसी भी दबाव में, किसी लोगों के प्रेशर में तो ये नहीं सेल कर रहा है। तो इस प्रकार से देखा गया है कि लोग प्रेशर में आके, प्रलोभन में आके अपनी इस प्रॉपर्टियों को बेच के माइग्रेशन हो रहे हैं। और आप देखिए इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, डिस्टर्ब एरिया को ऐसे घोषित नहीं कर देगा। जहां सांप्रदायिक तनाव हुआ है, जहां पर दंगे हुए हैं, तो कलेक्टर उसमें कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट लेके और वहां पर उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगा। जनसंख्या का संतुलन बना रहे। आप देखिए, दूर मत जाइए, यहीं जयपुर में देख लीजिए आप होली या जयपाल दिवाली। जी, यहाँ पर एक तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे। आप ये बताइए, जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का मसला है, जो विपक्ष ने इस पर आशंका जताई है, आप विपक्ष को इस बात का भी जवाब दे दीजिए, उनके आशंकाओं को भी दूर कर दीजिए। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना खुद की, क्या ये संविधान का नियम नहीं है? क्या ये पर्सनल डिसीजन नहीं होता? अब इसमें भी अनुमति लेनी पड़ेगी, ये कितना उचित है? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। 91 में गुजरात में सेम बिल आया हुआ है। उसके बाद में कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई किया है कि किसी भी प्रकार जो लोगों का जीवन है, जीवन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। हर सरकार को ये राइट है, तो ये तो लीगली है, कोई भी इलीगल बिल नहीं लेके आए। और दूसरा सवाल जो पोरुष जी उठा रहे हैं कि जब सरकार गिरती है, सरकार कहां गिर रही है माननीय? कल तो सदन छोड़ के भागे। कल जिस प्रकार की टिप्पणियां सदन में हुई, जिस प्रकार आसन चेयर की तरफ आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया, और आपने देखिए इस 2 साल के सत्र में देख लीजिए, आपने सदन चलने कहां दिया? मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन बन के, और आज भी ये बिल लेके आए। आप चर्चा कहां करना चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल का लेखा जोखा रखा, कहा 2 साल बनाम 5 साल बहस कर लीजिए। आप सदन छोड़ के भाग गए, तो आपके पास मुद्दा नहीं है। आपने एक बार विधानसभा का घेराव किया, मात्र एक बार, वो भी दादी के मुद्दे पे, क्योंकि प्रदेश में कोई मुद्दा है ही नहीं। माननीय भजनलाल जी ने काम किए, और मैं समझता हूं आज उसी परिप्रेक्ष्य में बिल लाया गया है, प्रदेशवासियों के हित में है। सब प्रदेशवासियों से राय के मुताबिक ये बिल लाया गया है, और मैं समझता हूं जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा, सब जगह शांति रहेगी, सब मिलजुल के रहेंगे। सरकार विपक्ष की विपक्ष का जो सवाल है ना, विपक्ष को तो क्योंकि 2 साल में कोई भी बिल आया सबका विरोध किया है। इन्होंने जो भी चीज आई इसका विरोध किया है। राम जल सेतु परियोजना से लेके यमुना जल समझौते लेके एमओयू खोज रहे, पानी आ गया इस डैम में, तो ये विरोध करते रहेंगे। राय लेकर के उद्घाटन प्रधानमंत्री से करवाया था, वो हमने बनाया था। मेरा बांध और इसदा डैम में पानी की आवक अरे वो हमने बनाया था। यमुना जल समझौता के लिए डीपीआर बन के पैसा फंड जारी किया इस बजट के अंदर। आप सपने दिखाते रहे, राजस्थान को दोस्ती निभाते रहे। आपके पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब और पूर्व मुख्यमंत्री एमपी के साथ 1994 से चल रहा था यमुना जल समझौता। अब जब राजस्थान को पानी मिल रहा है ना, हमने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? देखते रहिए, अभी तो देखते रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। आपके जो काले कारनामे 2018 से 2023 में किए ना, प्रदेश को 50 साल पीछे ले जाने वाले। पोरुष जी, आपने प्रदेश को 50 साल पीछे ले गए। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ते रहे, होटलों में रहे और युवाओं के सपनों के सौदे करते रहे। आपके लिए प्रदेश इंपोर्टेंट नहीं था, आपके लिए कुर्सी इंपोर्टेंट थी। नकारा और निकम्मा कह के। ठीक है पौरुष जी, मैं आपके पास में आऊंगी, जयपाल जी की बातों का रिएक्शन भी लूंगी। साथ में पौरुष जी एक बात बताइए, जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन अब साफ तौर पर मंडोता जी ने जवाब दे दिया है कि गुजरात का उदाहरण दिया और कहा कि कोर्ट की चौखट पर जा सकते हैं। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? रास्ता तो साफ है। पौरुष जी। नुपुर जी देखिए, मैं सबसे पहले तो अनुरोध करूंगा कि मुझे 2 मिनट के लिए बीच में कोई नहीं टोकेगा, ताकि पूरी बात और विपक्षी आपत्ति या प्रैक्टिकल सामने आ जाए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पहला सवाल यह कि आपने एक व्यक्ति दंगा पीड़ित क्षेत्र में फंस गया, उस व्यक्ति को सरकार का फर्ज क्या यह बनता है कि हम पहले उस व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराएं? आपने उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी, आपने उस व्यक्ति को वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया, आपने उसकी बहन बेटियों को वहां पे प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया, आपने उसको कानूनन पाबंद कर दिया कि भैया तू यहाँ पे बैठकर पिटता रहे, तू तेरी बहन बेटियों की लाज खराब करवाता रहे, लेकिन तू इस इलाके को इसलिए छोड़ के नहीं जाएगा कि मेरी पार्टी का वोट बैंक खराब हो जाए। नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात कहना चाहूंगा आपसे कि आपको ध्यान होगा कि इसमें किराएदारों को भी पाबंद किया गया है, यानी कि जो इस इलाके में किराएदार रह रहे हैं
उनसे मकान मालिक खाली नहीं करा पाएगा नुपुर जी। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने मेरे इलाके को आपने जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया, मेरे किराएदार से विवाद चल रहा है, अब मेरा किराएदार जो है वो खट्टे कलेक्टर साहब के पास में जाएगा या सरकार की अथॉरिटी के पास जाएगा, बोले कि साहब ये देखिए कानून के खिलाफ जो है पुरुष भारद्वाज जी जो है अपना मकान मुझसे खाली करा रहे हैं। इस बात का क्या जवाब है? तीसरी बात इन्होंने कहा कि साहब कलेक्टर से परमिशन ले सकते हो। आपको ध्यान होगा नुपुर जी, इनकी सरकार के वरिष्ठ नेता जो इनकी वसुंधरा जी की सरकार में डबल एजी रहे थे, कैलाश नाथ भट्ट, उन्होंने क्या कहा था पता है ना आपको? उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी कि मुझे मेरे भाई के निधन पर एक मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए महीनों नगर निगम में चक्कर काटने पड़े। आप सोचिए कि जो व्यक्ति वसुंधरा राजे जी का खास हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और वो व्यक्ति नौकरशाही लाल फीताशाही में फंस के अपने भाई का एक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं निकलवा पाया, तो एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति पे सरकार ने इस कानून की आड़ में रोक लगा दी, उसको घर में उसकी कोई बुजुर्ग माता जी बीमार हो गई, उसके पिताजी बीमार हो गए, या अचानक उसके बच्चों की शादी तय हो गई, ठीक है पौरुष जी, आपको बोलने का मौका दिया। सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाएगा, पौरुष जी, अस्पताल में जाकर अपने घर ठीक में है इलाज कराएगा। पौरुष जी, आपकी बात का भी जवाब लूंगी मैं, और सुनिए, आपको नुपुर बोलने जी, का नुपुर जी, एक मिनट, ठीक है नुपुर जी, पौरुष एक जी, मिनट। आपको पूरा वक्त दिया गया है, आपकी बात को सुना भी नहीं है दिया, नुपुर और जी, नहीं आपकी दिया। बात का नुपुर जी, बात रिएक्शन नहीं आई। भी। बीजेपी के पौरुष जी, मुझे सबको वक्त देना है, नुपुर जी, ठीक है पौरुष जी, मैं नुपुर कह जी, रही हूँ बीजेपी के- आप मुझे बीजेपी सुन के तो दोनों- लीजिए, आप मुझे केंद्र सुन हट के बात लीजिए, करिए। आप ही की बात का रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन जो आपने अपना दर्द जाहिर किया, तो आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस राज के दौरान नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से स्कूलों के लिए दरी पट्टी खरीदने में जो गड़बड़ियां हुई उसकी भी जांच होगी। तो परतें तो आप लोगों की भी खुल रही है पौरुष जी। नुपुर जी, आप वरिष्ठ एंकर हैं और आप इस बात को कैसे भूल जाती है कि जब दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेवतमल डांगा भी थे और हमारी कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ एक पर विधायक भूलने थे, और याद विधायक रखने भी की थे। बात नहीं है, जो आपने रिपोर्ट इंडिकेट आई किया आप उस कांग्रेस बात की का तरफ। जवाब सुनिए, दीजिए ना। आपने- उदयलाल उदयलाल- आंजना जी भी फंस रहे हैं, सही है कि पूरे प्रकार पूर्व की मंत्री बात है। आंजना जी भी फंस रहे हैं। बोरुस जी, सर्टिफिकेट के सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में भी जाके जो है विधायक एक मंत्री को जेल देने जाके के नाम आया, पे पैसे दूसरे खाए। जाने की तैयारी उसके लिए कर रहा है। ठीक है ठीक है पौरुष जी, आप एक बार अपना ऑडियो कनेक्शन चेक कर लीजिए। हेमंत जी, मैं आपके पास में आऊंगी। इसमें जो कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी वाले फैक्टर को लेकर के देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई में जनता के साथ में किसी भी तरह अन्याय नहीं होगा? हेमंत जी। देखिए नुपुर जी, पहली बात तो ये कि एक बार अगर कोई डिस्टर्ब एरिया घोषित हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ताज जिंदगी डिस्टर्ब एरिया रहेगा। जब शांति हो जाएगी, लोगों को राहत मिल जाएगी, वो डिस्टर्ब एरिया के दायरे से बाहर आ जाएगा। अभी पौरुष जी कह रहे थे कि भाई उन लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया, इनको उस बात की चिंता है, वहां लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, वो वहां से निकल नहीं सकते। इसका मतलब आप मानते हैं कि ये स्थिति बनती थी, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं अपने बयान में कि वहां पर ऐसी स्थिति बनती थी, तो क्या उन लोगों को औने पौने दामों में प्रॉपर्टी बेच के बाहर निकल जाए? आप उस स्थिति में, उस हाल में उनको छोड़ना चाहते हैं? अरे भाई, यही तो सरकार ने सोचा है ना कि वो 1 लाख की चीज 10,000 में बेचकर वहां से निकलते थे। इसके बजाय वहां उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, वहां उनको कैसे दंगाइयों से बचाया जाए, कैसे उनको उपद्रवियों से बचाया जाए और वहां पर भी वो अपना जीवन यापन कर सके उस एरिया में, ये सरकार की मंशा है। लेकिन चूंकि अब मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि बिल अच्छा है, लेकिन अब हम हर चीज की बढ़ाई तो नहीं कर सकते ना। ये भजनलाल सरकार तो सारे काम अच्छे कर रही है, तो क्या हम ये काम करते, हम बढ़ाई करते रहेंगे क्या? अरे क्या कांग्रेस को बहुसंख्यक वोटों की चिंता नहीं है क्या? वो कैसे कोर्ट जा सकती है? वो कोर्ट नहीं जाएगी। कोर्ट जाने के लिए कोई इसमें लीकेज भी नहीं छोड़ी सरकार ने। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के नेता, और फिर एक बात और है नुपुर जी, इनमें जो नूरा कुश्ती चल रही है, इनको 2028 दिख रहा है। इनको राजस्थान की जनता के हितों की चिंता नहीं है, राजस्थान की जनता के हितों का सरोकार नहीं है। इनको 2028 की सीएम की कुर्सी दिख रही है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा है, अशोक गहलोत है, चाहे टीकाराम जूली है, सचिन पायलट है, सब में नूरा कुश्ती चल रही है कि कैसे राहुल गांधी की निगाहों में हमको उसके एजेंडे को आगे करके और कैसे वहां पर अपने नंबर बढ़ा लिए जाए, ये इनका एक एजेंडा है। ठीक है जयपाल जी, मैं आपके पास में आऊंगी। ठीक है पौरुष जी, आपको भी वक्त मिलेगा। जयपाल जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपने पहले जिक्र किया कि हमने राय ली है, उसके बाद में ही इस बिल को लेकर क्या है, तो राय किन लोगों से ली है, साथ ही अचानक से इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, ऐसी क्या तस्वीरें देख ली जो इस बिल की आवश्यकता इतने लंबे समय से नहीं थी? पहले के जो कानून बने थे क्या वो पर्याप्त नहीं थे?
इस पर भी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। जयपाल जी, देखिए, कोई एकदम से बिल नहीं लाया गया। 2025 से बिल की चर्चा में है और 2025 से इस बिल को लाने की तैयारी में है। कांग्रेस का केवल ये विरोध है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में फंसे हुए हैं। जैसा अभी अहमद भाई गोयल जी ने कहा कि कांग्रेस, अभी जो पौरुष भारद्वाज जी कह रहे थे, स्थितियां इनको भी पता है, सारी स्थितियां स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकारोक्ति है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है और इस प्रकार का जनसंख्या का असंतुलन किसी के लिए ठीक नहीं है। इसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जैसी मंशा थी उस मंशा के अनुरूप ये बिल लाया गया है। तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए लाया गया है। किसी प्रकार का संवैधानिक बिल नहीं है। और आप देखिए इसके अंदर, यदि कलेक्टर के पास में गए और यदि एफिडेविट दे दिया और फिर भी किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में जाने के राइट अगर सबके पास किसी खुले इलाके हैं। को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है जयपाल जी, तो उसका फैसला कौन करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, कोई भी डिस्टर्ब एरिया ऐसे घोषित नहीं होगा। उसके तहत एक कमेटी बनेगी। कमेटी में वॉयलेंस कितना हुआ, दंगा कितना, सांप्रदायिक तनाव कितना हुआ है, ये सब चीजें देखने के बाद में, और जैसा कहा गया है कि ये परमानेंट के लिए नहीं है, यदि मान लो 5 साल के लिए वहां पर बहुत शांति रही है तो कमेटी के पास राइट है, वो आकर वापस रिकमेंड करे और उस क्षेत्र को वापस उसी रूप में घोषित कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इस बिल का विरोध केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो बिल लाया गया है प्रदेश के हित में है और सरकार ने आज केवल इमीडिएट नहीं लाया गया है। मैं कह रहा हूं 2025 से इस बिल को लाने की तैयारी में थी और किसी प्रकार का, गुजरात को देख लीजिए, उदाहरण पड़ा आपके अपने पास में पड़ोसी स्टेट है, आप देख लीजिए गुजरात में आज किसी प्रकार की जो वॉयलेंस जो पहले होती थी, आज देख रहे हैं क्या? क्योंकि जनसंख्या का वहां पे संतुलन हुआ है और प्रदेश में भी ऐसे एरिया बन गए आप जहां पर होली और दिवाली नहीं मना सकते, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ऐसे एरिया बने हुए राजस्थान में आज क्या इस प्रकार की स्थिति ठीक है? आप गंगा जमुनी की तहजीब की बात कर रहे हैं लेकिन हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, होली दिवाली नहीं मना पा रहे हैं। क्या उन स्थितियों को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? वही किया, लेकिन कांग्रेस ने तो काला चश्मा पहन लिया केवल तुष्टीकरण का और उसी तुष्टीकरण के नाते इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है जयपाल जी, आप ही की बात का रिएक्शन लूंगी। पौरुष, जयपाल जी की बातों का रिएक्शन भी लेंगे। साथ में आप लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी जो है वो गुजरात मॉडल यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात तो आप लोगों ने रख दी, क्या गुजरात मॉडल का अध्ययन भी किया है? आपको कैसे लगता है कि इस मॉडल से सिर्फ नुकसान ही होगा? अध्ययन तो किया होगा तभी ये बात रखी होगी। पौरुष जी। नुपुर जी, देखिए, मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं इस बात को पहले बोलना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया था, आपने मुझे याद दिला दी। निश्चित तौर पे गुजरात की स्टडी है। गुजरात में अधिकतर मामले जो है, जो संपत्ति के मालिक हैं, जो अपनी संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं और उसको जो है सरकारी अधिकारियों ने रोक रखा है, उसके खिलाफ अनेकों अपीलें जो है वहां के न्यायालयों में पड़ी हुई है, जिनको चलते हुए कई साल हो गए, जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये रिसर्च है ये, और इसका आंकड़े जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। दूसरी बात मैं बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोगों से भी निवेदन है कि यहाँ पे बीजेपी के प्रॉक्सी प्रवक्ता हेमंत भाई गोयल, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे बैठ के कांग्रेस, देखिए इनकी हिम्मत देखिए, ये बीजेपी की दलाली करने के लिए। पौरुष जी, मुझे आप एक इस तरह का प्रमाण लाके दे दे कि मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। पौरुष जी, व्यक्तिगत एक मत प्रमाण चाहिए, ऐसे आप लाके दे अपनी दे। बात रखिए। पौरुष जी, आप गैर अपनी जिम्मेदारी की बात बात मत रखिए। करिए, गैर जिम्मेदारी की बात मत करिए पौरुष जी, गैर पौरुष जी, जिम्मेदारी आप की बात मुद्दे मत पर करिए। बात कीजिए ना, सुन भी रहे हैं, आप एक मुद्दे पर संजीदा बात प्रवक्ता कीजिए। है, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है। बीजेपी की तरह हमने मुख्यमंत्री यहाँ पे दिल्ली के पर्चे यहाँ पे बीजेपी के ठीक है हेमंत जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। पौरुष जी, एक मिनट, आपसे हेमंत जी से रिएक्शन लूंगी। क्या लगता है हेमंत जी, ये वाकई में सुरक्षा का कानून है या फिर सियासत का एक नया औजार है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा का कानून है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी। अगर कांग्रेस को उस चश्मे से ये चीजें नजर नहीं आती थी तो कांग्रेस जाने, लेकिन बीजेपी ने उन इलाकों की जनता का दर्द समझा है, उन इलाकों में कैसे शांति कायम हो सकती है। कांग्रेस केवल ये नारा देती रही, गंगा जमुनी तहजीब, वो केवल नारा देती है, लेकिन धरातल पर गंगा जमुना तहजीब कायम करने की कोशिश कभी कांग्रेस ने नहीं की। उसको इसी में सूट करता है। हेमंत जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है। तो ऐसे में अब ये भविष्य के गर्भ में तस्वीर है कि जो डिस्टर्ब एरिया बिल लेकर के आए हैं उस पर लगातार सियासत तो तेज है, लेकिन भविष्य में क्या वाकई में इस बिल के जरिए बहुत बड़ा फायदा होगा यदि ये कानून का रूप अख्तियार करता है? लेकिन अचानक से इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या वाकई ये बिल जो है वो शांति कायम करेगा? क्या गंगा जमुनी तहजीब की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में मजबूत होगी
या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। ये जो डिस्टर्ब एरिया कौन सा होगा, एक समुदाय विशेष कौन सा है जिसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर आज चर्चा है जो राजस्थान के लिए आवश्यक था। अभी मैं बार बार उसी को देख रहा था, मन मेरा वहां था, मैं यहाँ था, लेकिन अभी वो बिल पास हुआ है तो मैंने वो बंद करके मेरे सामने